गाड़ी की हमने कल हाँ जी गुड मॉर्निंग। अटेंडेंस में बाद में लिखती हूँ। गुड मॉर्निंग मैम। चलिए हम लोग कल का काम करते हैं ना। मैंने लिखी सेकंड बच्चे बड़े हमने क्या हो गया समय लग गया। मैम आपकी आवाज मैम थोड़ा कम आ रही है, रुक रही है बीच में। अब ठीक है। यस मैम। मैंने कहा बच्चे बड़े कम में आज क्या हो गया। मैम वो इवनिंग वाले स्टूडेंट्स मैम शायद कॉलेज आना हो मैम, एपीएफ ओके फॉर्म्स। ओके 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 फाइन ठीक है। बच्चे कल हम लोग कर रहे थे ट्रावर्सल बीएफएस एंड डीएफएस। आई होप आप लोगों ने एल्गोरिथम पढ़ा है। एक बार एग्जांपल तो क्लियर हो गई है। यस मैम। एल्गोरिथम गो थ्रू किया। मैम आपने कल कराया था। हाँ एक बार हम रिपीट करते हैं, देन आई विल बी गोइंग टू द लास्ट टॉपिक। ठीक है। हमने सिर्फ एक बात याद रखनी है कि हमने नोड की 3 स्टेट्स है, अनडिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड और प्रोसेस्ड। अनडिस्कवर कब होगा? जब मैम जब कोई भी एलिमेंट हमें पता नहीं होगा। जब तक वो क्यू में पुश भी नहीं हुआ होगा, ना ही वहां से पॉप हुआ होगा, या एन डेक उसके ऊपर ऑपरेशन एग्जीक्यूट नहीं होगा, या इंसर्शन डिलीशन नहीं होगी उस नोड की, तो वो अनडिस्कवर्ड है। डिस्कवर कब होगा? जब उसकी इंसर्शन क्यू में हो चुकी है, तो वो डिस्कवर्ड स्टेट में आ गया। प्रोसेस्ड कब? जब उसके क्यू से डिलीशन हो गई, प्रोसेस हो गया। So that is the result. Processing gives us the result of Q. कैसे ये पे तो नहीं है ना किसी भी दोनों तो इकट्ठे हैं। कितने हो गए? 1400। देखिए 20 रुपए। ठीक है देखो 40 हो गए तेरे। ठीक है अच्छा। हाँ जी ठीक है। अनडिस्कवर्ड से डिस्कवर्ड और डिस्कवर्ड से प्रोसेस्ड में। ठीक है। अब इनिशियली ऑल द वर्टिसेस ऑफ ग्राफ आर सेट टू बी डिस्कवर्ड। अनडिस्कवर्ड पहले तो सारे अनडिस्कवर होंगे, क्यों? क्योंकि अभी तो किसी पे भी हमने स्टार्ट किया ही नहीं अपना प्रोसेस, अपनी टेक्निक ही नहीं स्टार्ट की, तो सारे अनडिस्कवर्ड में हमने सेट कर दिए। ठीक है। नाउ चेंज द स्टेट ऑफ द स्टार्टिंग वर्टेक्स। अब प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए मुझे एक रैंडम वर्टेक्स की सिलेक्शन चाहिए। वो रैंडम वर्टेक्स कोई भी हो सकता है। ठीक है। तो हमने जिस वर्टेक्स को चूज किया जहां से हमने स्टार्टिंग करनी है बीएफएस की, ठीक है, उसको क्या करेंगे? डिस्कवर में उसकी स्टेट चेंज करके और उसको पुश करेंगे टू क्यू, क्योंकि क्यू में जाते ही वो उसकी स्टेट हमने बेसिकली डिस्कवर करनी है। ठीक है। तो जैसे मर्जी इसको लिख दो कि आफ्टर पुशिंग टू द क्यू इट्स स्टेट इज चेंज टू बी डिस्कवर्ड, या फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज द स्टेट टू डिस्कवर, क्योंकि हम उसको पुश करने जा रहे हैं, तो उसको क्यू में पुश कर दो। अब ये काम कब तक करना है? जब तक क्यू खाली नहीं होती। अब पहला एलिमेंट तो मैंने पुश करवा दिया, जब तक क्यू खाली नहीं होगी। क्यू खाली तभी होगी जब सारे एलिमेंट काम कर चुके हैं, नहीं तो उसमें कोई ना कोई एलिमेंट जाता ही रहेगा। अब क्या करना है? रिमूव अ वर्टेक्स से वी। पुश करने के बाद क्या करना है? रिमूव करना है वी। पहला वर्टेक्स पुश करवा दिया, अब हमने हर बार सिर्फ रिमूव करना है। रिमूव करते वक्त हमने सिर्फ 2 चीजों का ध्यान रखना है कि जिसको रिमूव कर रहे हैं अगर उसका लिंक किसी के साथ है, ठीक है, जो कि अनडिस्कवर्ड है, तो पहले उसको अनडिस्कवर को हमने क्या करना है? क्यू में डालकर डिस्कवर करना है और उसके खुद के नोड की स्टेट को प्रोसेस में कन्वर्ट कर देना है। दोनों वाइस वर्सा, जैसे मर्जी लिख लो। जो वर्टेक्स रिमूव कर रहे हो उसकी स्टेट चेंज कर दी प्रोसेस में, पहले ये लिख दिया। नेक्स्ट पार्ट में मैंने लिख दिया कि फॉर ऑल डिस्कवर्ड एडजेसेंट वर्टिसेस वी, जो कि यू के एडजेसेंट है जिसको हम रिमूव करने जा रहे हैं, सॉरी वी वर्टेक्स जो रिमूव होने जा रहा है उसके एडजेसेंट वर्टिसेस जो यू है उनकी स्टेट
जो है डिस्कवर्ड सेट कर दी और उनको क्यू में ऐड कर दिया। जैसे हम कल एग्जांपल में हम क्या कह रहे थे कि ए नोड को डी नोड को, जैसे ये देखो ये एग्जांपल लेते हैं, डी नोड को जब मैंने रिमूव किया क्यू में से, बोलो बोलो बोलो, डी हाँ जी क्लास, ठीक है। अब जैसे डी नोड है, पहले सबसे पहले मैंने इसको पुश करवाया, उसकी स्टेट क्या की है, डिस्कवर में चेंज की। अब उसके बाद तो सिर्फ पॉपिंग का काम है। पॉप करते वक्त मैंने क्या करना था, डी के एडजेसेंट वर्टिसेस को पुश करवाना था और डी को प्रोसेस स्टेट में चेंज करके रिमूव कर देना था। अब चाहे दोनों में से कोई काम वाइस वर्सा कर लो। उसने क्या किया, उसने कहा पहले मैंने वी वर्टेक्स को रिमूव किया और उसकी स्टेट प्रोसेस में कन्वर्ट कर दी, और उसके बाद मैंने क्या किया, उसके एडजेसेंट वर्टिसेस को वहां पे पुश करवाया टू द क्यू। दोनों में से कोई भी स्टेप पहले लिख सकते हो, ठीक है, कि पहले अनडिस्कवर्ड को हमने ऐड करवाया और फिर उसको रिमूव करवाया, क्योंकि रिपीट वो ये दोनों स्टेप करेगा फॉर एवरी नोड जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती। बस लास्ट में एंड। इज द पॉइंट क्लियर? यस मैम। ठीक है, यही काम हमने डीएफएस से करना है, वो भी यही कर रहा था। उसमें सिर्फ स्टैक का यूज होना है। तो हमने इनिशियली क्या किया, इनिशियली ऑल द वर्टिसेस ऑफ द ग्राफ आर अगेन सेट टू अनडिस्कवर्ड स्टेट, क्योंकि अभी तो कोई भी डिस्कवर नहीं हुआ। फिर एक चॉइस होगी रैंडम वर्टेक्स की, जिसकी हम स्टेट चेंज करेंगे फ्रॉम अनडिस्कवर्ड टू डिस्कवर्ड और उसको पुट करेंगे स्टैक में। अब फिर से रिपीट स्टेप होंगे, 2 स्टेप रिपीट करने, 2 टास्क करने हर बारी। कब तक, जब तक स्टैक खाली नहीं होती। क्या करना है, सबसे पहले वर्टेक्स वी जो कि टॉप ऑफ द स्टैक में है, ठीक है, उसको क्या करना है, रिमूव करना है, पॉप करना है। ये जरूरी है पहले करना। क्यों? क्योंकि अगर पॉपिंग करने से पहले तुम उसको ये कर दोगे तो वो गड़बड़ी हो जाएगी। तो पॉप करना जरूरी है पहले, ठीक है, नहीं तो वो पुश हो जाएंगे ना। बात समझ रहे हो? एक स्टैक में जैसे मान लो ए वर्टेक्स है, अब अगर ए को पहले पॉप नहीं किया होगा, उसके एडजेसेंट पहले पुश कर दोगे तो वो दिक्कत हो जाएगी, ये पॉप ही नहीं होगा। गॉट माय पॉइंट? क्यू में दोनों काम चल सकते हैं, वाइस वर्सा। इसलिए उसने उसको पहले लिखा था ताकि वो स्टैक के साथ उसको रिजेंबल कर सके, सेम सेम पॉइंट को। अब यहाँ पे ए पॉप होगा तभी उसका एडजेसेंट जो भी है, लेट इट बी बी सी एडजेसेंट, तो वो पुश होंगे। तो पहले पॉप किया उसने वर्टेक्स वी जो कि टॉप ऑफ द स्टैक में है, और उसका स्टेटस चेंज किया टू प्रोसेस्ड, डिस्कवर से वो प्रोसेस हो गया। उसके बाद किया फॉर ऑल अनडिस्कवर्ड वर्टिसेस एडजेसेंट वर्टिसेस यूआई, जो भी वी के एडजेसेंट है यू वर्टिसेस, ठीक है, उनकी स्टेट क्या की, डिस्कवर में शिफ्ट करके और उसको पुश कर दिया। जैसे बी आ गया, एक बाहर जाते ही बी पुश हो गया, अब स्टैक में बी दिख रहा है मुझे। और ये काम कब तक करना है, जब तक स्टैक खाली नहीं होती। स्टैक खाली तभी होगी जब सारे नोड्स कवर हो जाएंगे, ट्रैवर्सिंग कंप्लीट हो जाएगी। इज द पॉइंट क्लियर? यस मैम। ठीक है भी आसान। ये आपको मोस्ट प्रोबेबली पेपर में दोनों में से एक आएगा, तो यू हैव टू टेक अ स्पेसिफिक एग्जांपल। उसको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप लिखो। आप लोग स्टेप्स ना स्किप कर देते हो, मुझे फिर नहीं पता 10 नंबर में आता, 5 में आता है, लेकिन आपको सारे स्टेप्स एक्सप्लेन करने। छोटा ले लो एग्जांपल, जैसे डिजस्ट्रा वगैरह मैंने 5 में डाला था, तो आप उसकी एग्जांपल छोटी कर दो। पर ऐसी एल्गोरिदम्स को स्किप मत करो, 4-5 लाइनें ही हैं, लिखने की कोशिश करो जो आसान वाली है, ठीक है। नाउ टुडे आई विल बी स्टार्टिंग विद द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। वैसे ये लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट है, क्योंकि आपका फ्लॉयड वॉशल अकॉर्डिंग टू सिलेबस वो पेंडिंग है, लेकिन अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल्स देखें तो नैपसैक की 01 प्रॉब्लम भी अभी पेंडिंग है यूजिंग डायनेमिक अप्रोच। वो प्रैक्टिकल तब तक नहीं हो सकता जब तक आप थ्योरी में उसकी कर लेते, तो वो मैं एक टॉपिक आपको एक्स्ट्रा करवा दूंगी।
सिलेबस में मेंशन नहीं है, नॉलेज रख लो, पेपर में अगर पूछा भी जाता है मुझे नहीं लगता कि ऐसा वो स्पेशली लिखेगा नैपसैक यूजिंग ग्रीडी या यूजिंग डायनेमिक आपको कैसे इंप्लीमेंट करना है। आपके दोनों होने चाहिए, बाकी देखी जाएगी, क्योंकि बुक में ये लिखा हुआ है, सिलेबस में मेंशन नहीं है स्पेशली कि नैपसैक यूजिंग डायनेमिक भी आपको करना है। चलो आज देखते हैं शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम। इससे पहले देखिए शॉर्टेस्ट पाथ की प्रॉब्लम कभी। मैम डिजस्ट्रा में यस, डिजस्ट्रा का काम भी यही था, शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना। लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिजस्ट्रा एंड दिस शॉर्टेस्ट पाथ? इस शॉर्टेस्ट पाथ को हम सिंगल, हाँ जी मैम सिंगल, मैम डिजस्ट्रा में सिंगल सोर्स होता था। yes, this shortest path is known as Floyd-Warshall algorithm and it is used to give you the values of all shortest paths. उसमें सिंपली क्या था, डिजस्ट्रा में एक नोड था, सोर्स नोड, जो कि हमें गिवन होता था, उससे बाकी रेस्ट ऑफ द नोड्स का शॉर्टेस्ट पाथ क्या है। अभी मैं डायरेक्ट बनाए जरूर है, लेकिन ये वाया किसी भी नोड से हो सकता है, मतलब इस नोड तक का शॉर्टेस्ट पाथ, इस नोड तक का शॉर्टेस्ट पाथ, वो एक नोड से बताता था। अब इसने क्या करना है, ऑल पेयर ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ्स हमें बता देनी है कि हर नोड एक दूसरे, जैसे ये सेकंड नोड है, ये फोर्थ नोड से, इन दोनों में शॉर्टेस्ट पाथ कितना है, सेकंड का फिफ्थ नोड से शॉर्टेस्ट कितना है, फिफ्थ का थर्ड से कितना है, एंड सो ऑन। हर नोड, दो नोड्स के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ कितना है, ये ऑल पेयर ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ्स बताएगा फ्लॉयड-वार्शल एल्गोरिथम। क्लियर? This is the difference between the two shortest path algorithms. Now I'll be starting with अब इसमें हमने करना क्या है, what we need to do is we need to take any graph. You can take an undirected graph, you can take a directed graph, कोई भी ले लो। अभी इसको ड्रॉ करो अपनी नोटबुक्स में जल्दी, क्योंकि एग्जांपल आप लोग भी करोगे, मैं आपको साइड बाय साइड बताती रहूंगी कैसे अपडेट करना है। आपको मैट्रिसेस आते हैं ना, सबको मैट्रिक्स बनाना आता है? मैट्रिक्स आता है कि नहीं, पहले ये बताओ मुझे। डिजस्ट्रा में भी तो मैट्रिक्स ही किया था। यस मैम। तो वही मैट्रिक्स होता है। ठीक है, ये बनाओ, ग्राफ बनाओ। बना लिया सबने? मैम 1 मिनट। हाँ जी, हो गया। हाँ जी मैम। ठीक है, व्हाट यू नीड टू डू इज, यू जैसे आपने डिजस्ट्रा में किया था, यू नीड टू मेक अ ग्राफ, you need to make a matrix, sorry, like this, by writing the vertices in all the columns as well as in all the rows. 5 vertex हैं, A B C D E, A B C D E. You can write it in any order. ठीक है, वो सिर्फ वैल्यू सेम रहेंगी, बट आपकी मैट्रिक्स अलग दिखेगी। अगर आपने A to A का डिस्टेंस देखना, A to B का डिस्टेंस, हर किसी का आंसर सेम ही रहेगा वही, बट यहाँ पे डिफरेंस आ सकता है, दो मैट्रिसेस डिफर हो सकती हैं, but not in values, in their arrangements, in their placements. So this matrix you have to take in the order, जिस order में आपको notes लेने हैं, कोई भी order ले लो, A B C D अभी मैंने ले लिया for the time being, आप भी बना लो। बना लिया सबने? हाँ जी। This is a weighted matrix. Weighted matrix means अब A इनकी इंटरसेक्शन पे क्या होगा, A का वेट। अब A और A में कोई एज ही नहीं है, तो वेट क्या होगा, 0। ऐसे ही दिस इज B to B वेट, B के साथ कोई एज नहीं है, 0, C to C 0, D to D 0, E to E 0। अब अपने ग्राफ में देख लो, कोई ऐसे नहीं एजेस।
ठीक है। उसके अलावा क्या है, अगर ए टू बी में कोई एज है डायरेक्टेड, क्योंकि ये डायरेक्टेड ग्राफ है, तो उसका वेट यहाँ पे लिख दो सिंपली। चेक करो, ए टू बी में 7 एज का वेट है, ए टू बी Yes, ma'am. ट्रेवल कर रहे हो, ये ए टू बी की डायरेक्शन है, याद रखना ये 2 एजेस जरूर दिख रहे हैं, ये बी टू ए का 5 है, ए से बी की तरफ जाते हो 7 वेट हमें ट्रेवल करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप इसका वेटेड मैट्रिक्स बनाओ पहले, सबसे पहले all of you make it and check it whether your values are equivalent to this matrix or not। मैम एक बार वो ग्राफ दिखाना। बच्चे इसको ड्रॉ करो, तभी तो कह रही हूँ, क्योंकि एग्जांपल ना बड़ी जाएगी, इसका सॉल्यूशन बड़ा है। मैम बस यही वाला। ग्यारह बजे मैं आई हूँ, मैं क्या क्या करना आते हैं अभी मेरा मैम ग्राफ में सी और बी के बीच में 9 लिखा है, वो किस लिए है? कहाँ लिखा सी और बी में? सी और दिस इज सी बी नोड, के बीच में सेंट्रल में 9 लिखा हुआ है मैम, 7 और 8 के ऊपर। लेट इट मी चेक, बी टू सी या सी टू बी में कोई वैल्यू है? बी टू सी में 0, सी टू बी में, सी टू बी एज है बच्चे, वो देखो 9 बनाया हुआ उसने, सी टू बी एक एज बना लो वहां पे, राइट। इस ग्राफ में ना बच्चे, ऑल ऑफ यू व्हाट यू नीड टू डू इज सी टू बी का एक एज बनाओ ऐसे डायरेक्टेड, इसका वेट ये 9 दिया हुआ है। बना लिया सबने? ये अपडेट कर लेना ग्राफ को, मिसिंग है यहाँ पे। ठीक है, डन ऑल ऑफ यू। वेटेड मैट्रिक्स बना ली मैम सबने? वेट बहुत टाइम लेते हो भाई तुम लोग तो, ये तो फिर 4 दिन लग जाएंगे, ये तो मैट्रिक्स से 4-5 मैम बन मैं वो उसको डायरेक्ट आंसर लिख रहा था उसको देख के। तो शॉर्टकट ही मारता ना, तभी तो कहा है तू उसको बना, देखो उसकी नीड दोबारा लगेगी, इसीलिए तो बोल रहे हो, तो फिर मैम नहीं एक समझता। ये मैंने 5 एक मैट्रिसेस बनवानी है इसके बाद, ग्राफ यस बना मैम पहले। एक ए ए बी बी सी और ई, ये से बी से 5 है, बी से बी 11, ए से बी। हेलो मैम। हाँ जी बच्चे, मैम ए और ई का तो वो ही नहीं है मैम, फिर वहाँ पे क्या आएगा? ए और ए में 0, मैम बी ए और और ई, ए और ई में जहां पे नहीं है वहां पे क्या लिखोगे? 0। जहां पे एज ही नहीं है तो 0 वैल्यू से डिपिक्ट हो तो रहा है, जैसे ए और ए में एज नहीं था तो 0, ऐसे कहीं पे भी जैसे ए सी और ए में एज नहीं है, देखो सी और ए में कोई एज नहीं होगा आपका, यहाँ पे 0 वैल्यू से डिफाइन हो रहा है। हो गया मैम, बना लिया। बना लिया? मैट्रिक्स बन गई सबकी, वेटेड मैट्रिक्स चेक बस करो एक सब, मिनट। यस मैम। सबकी वेटेड मैट्रिक्स ये वैल्यूज शो कर रही है। जिनमें एज नहीं है उनका एज वेट 0 हो जाएगा बच्चे सिंपली, और जिनमें एज है उनका एज वेट उस वेट से रिप्रेजेंट कर दो। ये देखो ना, Wij is such a matrix where W is the weight of the edge starting from vertex to vertex Vi to Vj, और 0 अगर कोई एज नहीं है, there is no edge between them, 2 vertices के बीच में। वही उसने वेटेड मैट्रिक्स में यूज किया कंसेप्ट। वेटेड मैट्रिक्स इस फॉर्मूले से बनी है।
सर कल तो आपने शाम यस को मैम बन गया। ये सेम है मैट्रिक्स सबकी, किसी की आई है सेम कि नहीं, ये बताओ मुझे पहले, नहीं तो मैं बनाऊं फिर से। मैम सेम है। सेम है, मैम सेम है। मैम सेम। वेरी गुड। अब क्या करना है हमारा, अब हमारा जो टेक्निक है फ्लॉयड वॉर्शल की, इसके बाद स्टार्ट होगी। फ्लॉयड वॉर्शल क्या कहता है कि यू हैव टू मेंटेन दिस मैट्रिक्स इन सच अ मैनर कि हर एक की जो इंटरसेक्शन एंट्रीज है वो उनका मिनिमम पाथ बताए। जैसे ये बी टू डी 11 अभी वेट शो कर रहा है, हो सकता है 11 वेट मिनिमम है, हो सकता है नहीं है, इससे भी कम कोई सोर्स है। ये तो डायरेक्ट एज है ना, हो सकता है इंटरमीडिएट के थ्रू उसका शॉर्टेस्ट पाथ निकल आए। गेटिंग? दिस इज द डायरेक्ट एज बिटवीन बी टू डी दैट इज शोइंग द वेट ऑफ 11। यस मैम। तो ये शॉर्टेस्ट हो भी सकता है, नहीं भी, हमें चेक करना है स्टेप बाय स्टेप। जो लास्ट स्टेप की मैट्रिक्स होगी उनकी इंटरसेक्शन हमें शॉर्टेस्ट पाथ ही देगी। हमने टेक्निक इस हिसाब से लगानी है, मैट्रिक्स फॉर्म में इनकी वैल्यूज मैनेज करनी है, मेंटेन करनी है, लेकिन द लास्ट मैट्रिक्स that will indicate the intersection values will indicate the minimum path between the two nodes। अभी ये स्टार्टिंग है, अभी नहीं। लास्ट मैट्रिक्स कितनी है, अब मैट्रिक्स कितनी चलानी है, जितने मेरे पास नोड्स हैं। 5 मैम। जितने नोड्स हैं उतनी मैट्रिसेस हम बनाएंगे वन बाय वन। कैसे वो देखते हैं। सबसे पहले आई एम गोइंग टू मेक एस मैट्रिक्स। ये देखो यहाँ पे उसने लिखा भी है एस मैट्रिक्स, S1 S2 S3 S4, 5 मैट्रिसेस बनेंगी। By applying a Floyd-Warshall algorithm, we will maintain matrices S1, S2, S3, S4 and S5। S5 भी उसने लिख दी। S5 ऐसे वही चीज है, उसने S को एक एक्स्ट्रा लिखा है। आपने मेनली 5 ही बनानी है, ठीक है। अब ये क्या होता है, उसने क्या एस मैट्रिक्स सिंपली क्या है, एस मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें आप जो वेटेड मैट्रिक्स है, जहां जहां पे 0 लिखा है वहां वहां पे क्या कर दो, इन्फिनिटी लिख दो। यानी कि अगर ए, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, यहाँ पे 0 का मतलब क्या है, दिस 0 इंडिकेट्स इन वेटेड मैट्रिक्स दैट देयर इज नो एज बिटवीन ए टू ई। इट्स ओके, मैंने मान लिया कि कोई एज नहीं है, बट इसका मतलब ये थोड़ा ना कि ए ई को अप्रोच नहीं कर सकता, हो सकता है इंटरमीडिएट के थ्रू वो अप्रोच कर जाए, तो वो शॉर्टेस्ट पाथ बता दे उसका, कोई ना कोई पाथ तो हो ही सकता है। अगर मैं सीधे अब यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, मैं घूम के तो कहीं से जा सकती हूँ, एक सड़क टूटी हुई है वहां से नहीं जा रही तो कहीं से घूम के जा रही हूँ, बात वो है। तो वो कहता है कि एस मैट्रिक्स सबसे पहले ऐसी मेंटेन करो, अगर किसी में एज नहीं है उनके एज की वैल्यू इन्फिनिटी लिख दो, कि हो सकता है इनके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज हो कोई ना कोई मिनिमम वैल्यू, घूम के हम वहां पे पहुंच सके। अब इस केस में सबको इन्फिनिटी किया, लेकिन सिर्फ सेम नोड को खुद पे अप्रोच करने वाले वैल्यूज को हमने इन्फिनिटी नहीं करना। क्यों? क्योंकि वही शॉर्टेस्ट होंगे, उनकी वैल्यू 0 ही शॉर्टेस्ट होगी। ए ने ए पे ही रहेगा तो शॉर्टेस्ट वही है। अगर ए को मैं मान लो बी पे घुमा के बी से फिर ए पे लेके आऊं तो वो शॉर्टेस्ट कभी भी नहीं हो सकता। तो ए टू ए की शॉर्टेस्ट वैल्यू हमेशा 0 ही रहेगी। सेम इज केस विद बी टू बी, अगर बी ने बी पे ही खड़ा रहे तो वो शॉर्टेस्ट होगा। सी टू सी, डी टू डी, ई टू ई। इज द पॉइंट क्लियर टू यू पीपल? इसके लिए इस 0 को मैंने अपडेट नहीं किया। ओके। ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको? रेस्ट सारे वैल्यूज जो Yes, 0 थे, ma'am. जिनमें डायरेक्ट एज नहीं था, मैंने इन्फिनिटी अभी डाल दिया। क्लियर दिस पॉइंट? ये मैट्रिक्स बनाओ ये पहली, ऑल ऑफ यू Yes, ma'am. मैट्रिक्स। हाँ जी, बना लिया? यही पढ़ी है पहली मैट्रिक्स, फ्लॉयड वॉर्शल की पहली मैट्रिक्स ऐसी बनी है एस। यस मैम। कोई भी नाम दे दो, ये जरूरी नहीं एस सी नाम देना है, ए बी सी जो मर्जी मैट्रिक्स का नाम ले लो। चले आगे, अगर यहाँ तक क्लियर है तो। किसी को कोई डाउट? नो डाउट मैम।
चलो नेक्स्ट देखो फिर। अब नेक्स्ट मैट्रिक्स है S1। बच्चे दिस S1 मैट्रिक्स बेसिकली डिपिक्ट्स टू टेक वन एज द इंटरमीडिएट नोड। अगर कोई भी दो पॉइंट्स में हम एज प्लॉट कर रहे हैं तो हम वन को इंटरमीडिएट नोड के फॉर्म में कंसर्न कर सकते हैं, सिर्फ वन वैल्यू वाला नोड, फर्स्ट नोड जो कि यहाँ पे ए एक्ट कर रहा है। आप इसको एस ए भी लिख सकते थे, आप इसको S1 लिखना S1 लिख दो, एस ए भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं है। उसका मतलब ये होगा ए इज यू आर टेकिंग ए एज द इंटरमीडिएट नोड। दो नोड्स के बीच में ए को इंटरमीडिएट लेके अगर पाथ नहीं है तो ए के साथ पाथ अगर बन रहा है तो वो कंसर्न कर लो। अगर डायरेक्ट एज का पाथ बड़ा है तो ए के साथ ए की हेल्प से पाथ छोटा डिफाइन हो रहा है तो वो वाला अपडेट कर दो। इज द पॉइंट क्लियर? S1 represents, I'll write it over here. इसको S1 लिखो और you can write S of A। इसका मतलब क्या है? ठीक है, इसका मतलब क्या है? You have to take node A as intermediate node, कि इसकी हेल्प से दूसरे नोड तक पहुंचना है अगर तो आप इसको ले सकते हो। आइदर डायरेक्ट एज इज देयर तो उसकी स्मॉलर वैल्यू से, इस नोड की हेल्प से अगर स्मॉलर वैल्यू जनरेट हो रही है तो स्मॉलर वैल्यू से अपडेट कर दो। और इफ देयर इज नो एज बिटवीन टू नोड्स, तो अगर ए की हेल्प से, ए नोड की हेल्प से उनमें पाथ क्रिएट हो रहा है, देन ऑल्सो अपडेट इट विद दैट वैल्यू। पॉइंट क्लियर? क्या करना हमने इस नोड का? S1 या S से एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें ए नोड को इंटरमीडिएट लोगे। अब उस इंटरमीडिएट नोड को क्या करोगे? अगर मान लो कि दो वर्टिसेस में डायरेक्ट एज है, उसकी वैल्यू कुछ भी हो, मान लो उसकी वैल्यू 20 है, एज बी और सी में, लेट इट बी, बी और सी में एक एज है डायरेक्ट एज जिसकी वैल्यू है 20। अगर ए को इंटरमीडिएट मान के बी टू ए देयर इज पाथ एंड ए टू सी इज देयर पाथ, और उनकी वैल्यू हमें मर्ज करके क्या मिलती है? 10। तो मैं 10 वैल्यू रखूंगी कि 20? 10, क्योंकि मैं ए को इंटरमीडिएट एक्ट करवा रही हूँ यहाँ पे, तो मैं उसकी वैल्यू किसके साथ? स्मॉलर वैल्यू से अपडेट करूंगी। इज द पॉइंट क्लियर? यस मैम। और अगर बी और सी में मान लो कोई एज नहीं था, लेकिन बी ए पे जाके और ए सी पे जाके वहां पे एक पाथ क्रिएट हो रहा है, तो उस पाथ को अपडेट कर दो, क्योंकि नो एज की वजह से उसकी वैल्यू क्या थी? इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी से तो छोटी कोई वैल्यू अच्छी है, चाहे मुझे 20 मिले चाहे 30 मिले। गेटिंग? नो एज की वजह से तो मैंने इन्फिनिटी लिख दिया, इन्फिनिटी इज वेरी लार्ज वैल्यू। तो अगर ए की हेल्प से उनमें पाथ बन रहा है तो मैंने उस पाथ के जो वैल्यू है वेट उसके साथ उसको अपडेट कर देना। लेट्स चेक इट आउट कैसे। ये देखो, जैसे मान लो हमने इसमें अपडेट किसको किया है, हाँ बी टू सी का चेक करो सिंपली। एक लेट्स चेक फॉर द वैल्यू ऑफ बी टू सी। पहले यहाँ पे चेक करते हैं। बी टू सी में मैंने क्या एज बनाया? 9। इज देयर एनी एज फ्रॉम बी टू सी विद द वैल्यू 9? sorry B to C, this is from C to B. B to मैम C, B to C infinite है। yes sorry B to C is infinite क्योंकि there is no direct edge between B to C. check it out, हमने अभी edge बनाया था ना C to B का, B to C का कोई edge नहीं है, तो that is infinity। लेकिन अब A को जब मैंने इंटरमीडिएट लिया तो क्या मैं B और C को अप्रोच कर सकती हूँ? B to A मूव कर रही हूँ और A to C करूँ, क्या वैल्यू बन रही है? 12 plus 5, 5 plus 12, 17। yes, here the value is updated with 17. Can you see the change? Yes ma'am। This you have to do, you have to check for A। अब इस केस में सबसे बड़ी सिंपल ऑब्जर्वेशन पता क्या है?
ए नोड किसी भी रो या किसी भी कॉलम है तो उसकी पूरी की पूरी रो अफेक्ट नहीं होगी, वो वही रहेगी प्रीवियस वाली। अगर ए को इंटरमीडिएट ले रहे हो, ए की रो और ए का कॉलम रिमेन्स अनअफेक्टेड। अगर चेंज होगा तो रेस्ट ऑफ द मैट्रिक्स इसमें ही होगा। यू कैन सिंपली चेक फॉर दीज वैल्यूज। और इसमें भी आपकी ये 0 0 वाली वैल्यूज को आप लीव आउट कर सकते हो क्योंकि ये कभी भी चेंज नहीं होंगी। ऐसे जब एस बी की बात करोगे तो बी वाली रो और बी वाला कॉलम छोड़ दो, ये कभी अफेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, दिस इज द ऑब्जर्वेशन। अपडेट करो अब इसको, चेक करो ए इंटरमीडिएट से कौन से और नोड अफेक्ट हो रहे हैं। और ऐसा कोई भी नोड नहीं है जो अफेक्ट होगा। फाइन। अब एस ऑफ ए मैट्रिक्स लिखो ऐसे ही, इसमें सिर्फ एक नोड अभी अपडेट किया मैंने 17। बच्चे कोई है मैम एक जिसको ये बार और बात repeat। क्या नहीं समझ लगा बच्चे? मैम ए अगर हम एज अ इंटरमीडिएट लेके चल रहे हैं तो मतलब लाइक वो मीडिएट में ही आएगा ऑलवेज, मतलब बी हाँ, टू ए इन बिटवीन, इन बिटवीन। ओके, बच्चे देखो अब मतलब मैम वो स्टार्टिंग नहीं हो सकती ना उससे। अब ये देखो ना, अगर यहाँ पे मैं इसकी बात करती हूँ ना, मैंने इसको क्यों कहा कि इसको मैं चेंज नहीं कर रही, क्यों? दिस इज अ पाथ फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी का मतलब क्या है? तो ये मैट्रिक्स मैंने बना ली थी ए एज इंटरमीडिएट। अब ए इज ऑलरेडी इन ए टू ए एंड ए टू बी, दो एजेस कवर करेगा ए टू बी। अगर ए इंटरमीडिएट Yes, लेते हो, ए टू ए एज इज ऑलरेडी होल्डिंग वैल्यू 0। जीरो। ए टू बी Yes, का तो ma'am. ऑलरेडी एज जो वेट पहले था वही रहेगा 7, 0 plus 7, it Yes, will be ma'am. 7 itself. So that's why Okay. there is no updation. बट यही अगर Yes, बात ma'am. मैं करती हूँ बी टू सी की, Yes, ma'am. बी टू सी में जो भी एज है डायरेक्ट एज, इसके Yes, ma'am. इंटरमीडिएट से मेरे पास एक ऑप्शन आता है बी टू ए और ए टू सी का। A to C. Yes, ma'am. Either this will be smaller or the combination of these two will be smaller. I need to check for the Yes, ma'am. smaller value. There may be a possibility ma'am. for updation, there may not be a possibility for updation. Yes. ठीक है, मैम नाउ आपकी अपडेट। वॉइस चली गई थी। हाँ हाँ, अपडेट करो इसको और मुझे बताओ, बनाओ ये मैट्रिक्स, चेक करो। और कोई चेंजेस तो होंगे नहीं, फिर भी एक बार चेक कर लो। ऐसे ही अब एस ऑफ बी के साथ बनाओ। नेक्स्ट स्टेप Okay. आपका है, किसी और को है कोई दिक्कत जिसको समझ नहीं लगी कैसे मैट्रिक्स बन रही है? क्योंकि आप लोगों ने बनानी है। एस ऑफ बी बनाओ, S2 मतलब एस ऑफ बी। बी को आप इंटरमीडिएट लोगे और उसके लिए आपने ये रो को लीव कर देना है और ये कॉलम को लीव आउट कर देना है, क्योंकि ये रिमेन्स अनअफेक्टेड। ये ऑब्जर्वेशन है बच्चे, सीधी आपको आसानी हो जाएगी इसको लिखने में। 1502 तुम ऐसे करो, पहले बाकी से करवा लो, मेरा लेक्चर भी चल रहा है, मैंने भी ऊपर भी जाना। हाँ, बाकी सब टीचर से करवाओगे बच्चे। मेरे को ना खुले दे दो, मेरे पास खुले सुबह से नहीं है। मैं खुले लेके आकर मैं कहाँ से दो? नागपुर से बैठे हैं, उन लोगों को 200 चाहिए, वो 10 दो, 90 मैम मांग रहे हैं फर्स्ट। हाँ छोड़ दो कोई। हाँ जी बच्चे, बनाइए मैट्रिक्स। मुझे ये बताओ पहले, आज का लेक्चर समझ किस किस को लग रहा है? क्योंकि ये सारा तुम्हारा काम है, इतना बड़ा टॉपिक मैं करवाने लगूंगी। पहले मेरे को डायग्राम भी चाहिए, जगह इतनी होती नहीं। आ रहा है, समझ आ रहा है मैम। और किसको समझ लगा मैट्रिक्स बनाने? मैम मुझे S1 बनाना नहीं समझ लगा। ए को इंटरमीडिएट लेना नहीं समझ लगा तेरे को? नहीं मैम। बच्चे ये देखो, ये समझ लग गया था जो अपडेट किया था हमने ग्राफ में, क्योंकि ये एज मिस था। हाँ जी मैम। ठीक है, अब तुम देखो, मैं सिंपली अभी बी सी की बात कर रही हूँ। जब मेरा मैट्रिक्स में इस फॉर्म में ये मैट्रिक्स बनी हुई है, ये ए है, ये बी है, ये सी, ये डी, ये ई, यहाँ पे भी ए बी सी डी ई। बी सी का मतलब क्या है? ये वाले एज की बात, जो कि अभी कोई एज नहीं था तो इनफाइनाइट लिखा मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल।
उसके फाइनल शॉर्टेस्ट पाथ, एस हियर रिप्रेजेंट्स द शॉर्टेस्ट पाथ, एस मैट्रिक्स उसने एस नाम ले लिया, तुम ए बी सी जो मर्जी ले लो, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। एस उसने स्पेशली लिए, शॉर्टेस्ट पाथ की मैट्रिक्स बन रही है। अब बी सी में डायरेक्ट एज नहीं था तो इनफाइनाइट वैल्यू मैंने डाल दी। वो देखो लैन गई है, भूमि उसी में रेंज करके आओ, मेरे को पैसे खुले ही नहीं है। बी सी में कोई एज नहीं था तो इनफाइनाइट लिख दिया। लेकिन जब मैंने ए को इंटरमीडिएट बनाया, यानी कि ए की हेल्प से मैं वहां तक पहुंच सकती हूँ। बच्चों को 10 खुले चाहिए, मेरे पास नहीं है। देखो उसको चेंज मिली, अगर एक को भी मिल गया मैं कर दूंगी आपको, नहीं तो वेट करो, मैं खुद लेके आती हूँ लेक्चर के बाद। अब ए की हेल्प से मैं बी तक पहुंच सकती हूँ। एस ऑफ ए का मतलब क्या है, एस ऑफ 1 या एस ऑफ ए का मतलब क्या है, ए को मैं इंटरमीडिएट लेके उसकी हेल्प से किसी तक पहुंचना है जो नहीं अप्रोचेबल या जिसका पाथ लंबा है, तो मैं ए की हेल्प से वहां तक पहुंच सकती हूँ। अब बी टू ए, ये वाला एज देखो 5 8 है, और ए टू सी ये वाला एज देखो 12 8 है। 5 + 12 क्या बना, 17। 17 जो मैंने पहले इंफिनिटी लिखा था, अब मैं ए की हेल्प से 17 वैल्यूज में वहां तक पहुंच रही हूँ, तो कौन सा छोटा है, 17। तो मैं ए की हेल्प लूंगी कि नहीं लूंगी, Yes, इस ma'am. केस में, इस केस में हेल्प लूंगी, ठीक है। ऐसे कोई और एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं, लेट इट बी, मैम हाँ जी, मैम इसी मतलब एस ऑफ ए में अगर हम बात करें बी टू ई, तो मैम उसमें बी ए और सी आ रहा है, तो मतलब ये नहीं एक जा मिनट, सकते हम ना। बी टू ई एज की, ठीक है। बी टू ई, यस मैम। बी टू ई एज वैसे एज है ही नहीं, इनफाइनाइट है, यस मैम, ठीक है। इनफाइनाइट है। अब ए की हेल्प ले सकते हैं। अब मैं बी टू यस ए मैम, जाऊं तो ए टू ई कोई एज ऐसा है ही नहीं, तो क्यों नहीं है। अपडेट होनी है। ओके, मतलब हम बी सिर्फ टू ई ए का को मतलब है, इंटरमीडिएट में, हाँ बी टू ई एच भी होना चाहिए और ई टू समझ गया। ए भी होना चाहिए, और A बी to टू ए सॉरी तो और ए टू ई, अगर ये E, दो एजेस का समझ गया मैम, कॉम्बिनेशन है तो अपडेट होगा, नहीं तो नहीं। नहीं होगा। ठीक है मैम। राज, इज दैट पॉइंट क्लियर बच्चे। यस मैम। हेलो मैम। मैम सी को चेक करना एक बार। एक मिनट स्टॉप करो। हेलो मैम। हाँ जी बच्चे बोलो, मैम बोलो वो राज। ग्राफ खोलना है।